आज का इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में। देखो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBG सतत, मीन्स टू से कंप्रेस्ड बायोगैस सतत, सस्टेनेबल अफोर्डेबल अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन। तो कंप्रेस्ड बायोगैस से रिलेटेड जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके बाद क्या रिव्यू लिया गया, मतलब क्या एक्शन टेकन किए गए, उसकी भी एक रिपोर्ट सबमिट की गई। तो हमारे ऑथर का इसमें इम्पॉर्टेंट ये कहना है कि कैसे सतत को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता, जो आगे आने वाली परेशानियां हैं वो हमें नहीं देखने को मिलती। देखो, कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस आंसर राइटिंग करने से पहले आपको उस टॉपिक की नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कैसे कंप्रेस्ड बायोगैस की पॉलिसी आई 2018 में बायोगैस से रिलेटेड। उस 2018 में कौन कौन से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायो फर्मेंटेशन, बायो रेजिड्यू की बात की गई, इन सब की बारे में बात की गई। तो आंसर राइटिंग में आप या तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखो या हिस्टोरिकल प्रोविजन लिखो इंट्रोडक्शन में, या फिर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में लिखो। तो हमने आज का कंटेक्स्ट क्या है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की है, मतलब रिव्यू किया है कि सतत को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं। देखो, सतत एक गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में हम अल्टरनेटिव फ्यूल का जनरेशन कर सकें, जो इंपोर्ट बिल है वो हमारे पेट्रोल के वो कम हो सकें, बायोगैस, बायो रिफाइनरी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा, बायो रेजिड्यू के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकें। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेटअप करना है CBG प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है, मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करना है और इसे अवेलेबल कराना है डेमोक्रेटिकली डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर, मतलब ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑटोमोटिव फ्यूल के लिए एक अल्टरनेटिव के तौर पर डीजल की जगह CBG का यूज हो सके, इसका यूज हो सके और रूरल लेवल पर डिसेंट्रलाइज्ड वे में ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। मतलब यहां दो इंपॉर्टेंट चीज हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि हमें सेटअप करना है कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन के प्लांट, और दूसरी चीज जो ऑटोमोटिव फ्यूल है उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जा सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, CBG के जब सारी जगह प्लांट बनाए जाएंगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में बायोगैस मिलेगी। अब जब डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में बायोगैस मिलेगी तो इजीली हर किसी को पेट्रोल पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। अब बायोगैस का प्रोडक्शन जो है एनारोबिक कंडीशन में किया जाता है, मतलब क्या लिखा, एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। देखो, बायोमास डिफरेंट टाइप के बायोमास होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर रेजिड्यू हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, शुगर केन प्रेस मड हो गया। तो ये सब जो है बायो रेजिड्यू हैं, ये बायोमास हैं। बायोमास है मतलब एक तरह के रेजिड्यू हैं जो एग्रीकल्चर से बचते हैं। अरे आप ऐसे समझ लो जैसे गेहूं है, गेहूं की आपने फली तोड़ ली और जो रेजिड्यू बचा उसी को तो बायोमास कह देते हैं। आपने मक्का से मक्का निकाल ली और जो रेजिड्यू बचा उसी को तो रेजिड्यू कह देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरह से क्या किया जाएगा, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना एनारोबिक कंडीशन में क्या किया जाएगा, एक बायोगैस का डेवलपमेंट किया जाएगा। अब CBG जो ऑब्टेन होती है और उसे प्यूरिफाई करके कंप्रेस किया जाता है, तो उसमें कौन सी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मीथेन होती है, ठीक है। 90% से ज्यादा जो है CBG में कंप्रेस्ड बायोगैस में मीथेन होती है और इसकी बहुत हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, 47 से लेकर 52 मिलियन जूल पर किलोग्राम, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये कंटेक्स्ट है। इसको किसी भी स्कीम्स को अगर आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं तो बेसिक चीज अगर आप बार बार पढ़ते हैं, देखो रटने से तो नहीं होता है, मैं मानता हूं, मगर बेसिक चीज को अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब अदर कंपोनेंट, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि CBG में सबसे ज्यादा किसका कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है, मीथेन होता है। 90% से ज्यादा मीथेन होती है, फिर 4% से कम CO2 होती है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और मॉइस्चर होता है। ये सब चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए मस्ट है, पता ही होना चाहिए। आंसर राइटिंग में अगर नहीं भी पता होगा तब भी चल जाएगा। नोडल मिनिस्ट्री कौन है,
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी नोडल मिनिस्ट्री नहीं है। ये आपको अच्छे से रट लो इस चीज़ को, बार बार जो मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ उसका मतलब उसे रटना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी नोडल मिनिस्ट्री नहीं है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस देख लो, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, सीबीजी के सिग्निफिकेंस, एक्सेस टू क्लीनर एंड अफोर्डेबल फ्यूल। मतलब क्या होगा कि हम बायोमास से इसे बना रहे हैं तो हमें क्लीन एनर्जी मिलेगी। क्लीन एनर्जी का क्या मतलब है कि हम फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कोल का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को लॉस नहीं बोल रहा है, धुआं नहीं बन रहा है, दिल्ली में स्मॉग नहीं बन रहा है। तो ये क्लीन सीबीजी होगा और इससे क्या होगा, अफोर्डेबल होगा। अफोर्डेबल मतलब पेट्रोल आज 100 से ऊपर पहुंच गया है तो ये ईजिली बहुत सस्ते रेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी बास्केट। अभी हमारी एनर्जी बास्केट में मेन क्या है, डीजल है, पेट्रोल है। इसी चीज़ों पे हमारी पूरी इंडस्ट्री डिपेंड है, पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिपेंड है, पूरी की पूरी एनर्जी सेक्टर डिपेंड है। अगर हम सीबीजी को इंक्लूड कर लेते हैं, सीएनजी को इंक्लूड कर लेते हैं, बायोमास इथेनॉल को इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारा जो एनर्जी की बास्केट है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल। और जो हम क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, देखो देखो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज मतलब रिजर्व है, जो हमारी फॉरेन करेंसी है, वो मेनली हमारे इंपोर्ट के प्रोडक्शन में जाती है। हम बहुत सारे डॉलर इंपोर्ट करने में गवा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है बिल वो कम हो जाएगा। देखो 80 से 82% हम फ्यूल जो है इंपोर्ट करते हैं, ये चीज़ याद है, इसे लर्न कर लो। अगर प्रीलिम्स में भी ऐसे पूछ सकता है कि क्या 50% जो पेट्रोल या डीजल है हम इंपोर्ट करते हैं, तो राइट हो जाएगा, पेट्रोल से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, ठीक है, राइट हो जाएगा। 82% के करीब हम इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी रिड्यूस हो जाएगी डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल पर बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, जब डिसेंट्रलाइज्ड वे में सीबीजी के प्लांट लगाए जाएंगे तो ईजिली यहाँ पर लोगों को सीबीजी प्रोवाइड होगी, उसे फ्यूल में भरवा सकेंगे और ईजिली क्या होगा, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी और ईजिली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। ठीक है, कितने अच्छे पॉइंट दिए हैं। अचीवमेंट ऑन पंच अमृत टारगेट। देखो कुछ पंच अमृत टारगेट मोदी जी के द्वारा दिए गए हैं, उन पंच अमृत टारगेट को अचीव करेंगे। देखिए जैसे 2050 तक हमें नेट जीरो एमिशन प्रोड्यूस करना, ये एक पंच अमृत का टारगेट। अगर आप पंच अमृत टारगेट पढ़ेंगे, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो 2050 तक हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है। अब नेट जीरो का क्या मतलब होता है कि जितना हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही रिड्यूस कर रहे हैं किसी के थ्रू, तो इसे कहते हैं नेट जीरो कार्बन प्रोडक्शन। ठीक है, तो पंच अमृत देखो कितने इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि एक्सेस टू क्लीन एंड अफोर्डेबल फ्यूल, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी बास्केट, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल, बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल इकोनॉमी, अचीवमेंट ऑफ पंच अमृत टारगेट। इस तरह से कोई भी चीज नोट करना होती है। अगर आप बहुत ज्यादा नोट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास स्किल नहीं है, आप बहुत कम पढ़ रहे हैं। इस तरह से नोट करिए, बार बार वो चीज आएगी, खुद ब खुद आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब टारगेट क्या है, सतत के अंदर जो टारगेट डिसाइड किए गए हैं वो आप देख लो टारगेट क्या क्या है। आप सतत के अंदर अगर टारगेट देखोगे तो पहला टारगेट है 5000 सीबीजी प्लांट बाय 2023। मतलब 2023 के अंदर 5000 हमें सीबीजी के प्लांट बनाना थे। तो ये चैलेंजेस में आएगा। रिव्यू क्यों किया गया, इसी वजह से रिव्यू किया गया रिपोर्ट को कि आखिरकार क्या रीजन है कि सीबीजी के प्लांट बन नहीं पा रहे हैं। अब तक 30 या 40 सीबीजी के प्लांट बन पाए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, 15 मिलियन मैट्रिक टन सीबीजी प्रोड्यूस करना है, 50 मिलियन मैट्रिक टन बायो मैन्योर करना है। जो बायो मैन्योर होता है, जो खाद में यूज होता है, उसे हम मैन्योर कहते हैं, उसको खेतों में हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने गन्ने के रेजिड्यू से बायोगैस बनाई, अब गन्ने का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैन्योर की तरह यूज हो जाएगा, खाद की तरह यूज हो जाएगा। किसकी तरह, खाद की तरह यूज हो जाएगा। और खाद की तरह यूज करने के लिए उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसमें इंग्रेडिएंट मिलाए जाएंगे। और ये जो हमारा सतत स्कीम है, ये 4 पिलर को हमारे विजन है जो एनर्जी से रिलेटेड, उसे फुलफिल करेगा। जैसे पहला क्या है, एनर्जी एक्सेस, सबके पास एनर्जी पहुंचेगी, रूरल इकोनॉमी में पहुंचेगी, सभी को एनर्जी का एक्सेस मिलेगा। एनर्जी इफिशियंसी मतलब कि कम
एनर्जी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, उसे इफिशियंसी बोलते हैं। जैसे सीवीजी का एनर्जी जो जूल में मात्रा है उसकी बहुत ज्यादा है तो इफिशियंसी ज्यादा होगी। एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी कि कार्बन का इमिशन नहीं होगा, हम जो एसडीजी गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उन्हें इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी, इतने इंपॉर्टेंट और प्यारे वर्ड हैं, अगर ये आप 4 वर्ड नोट कर लेते हैं तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है आंसर राइटिंग में। एनर्जी एक्सेस, एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। अब चैलेंजेस देख लेते हैं। अभी तक हमने बहुत बहुत प्यारे पॉइंट देखे कि भैया ये वो सब चीज हमने देखी कि कैसे सस्टेनेबल है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखो पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज है गवर्नेंस रिलेटेड इशू। क्या होता है, क्या जब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं किसी स्कीम को तो टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं होती है कि किस तरह से मशीनरी का यूज़ होगा, कितनी मशीनरी इंपोर्ट होगी, किस तरह से मैन्योर का फर्टिलाइजेशन होगा, किस तरह से सीवीजी बनेगी। तो गवर्नेंस रिलेटेड इशू आते हैं। मल्टीपल रेगुलेटरी अप्रूवल, बहुत जगह से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कोई भी प्लांट बनाने के लिए, कोई भी प्लांट में वर्किंग प्रिंसिपल के लिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से। अब आप इन जगह से, सारी जगह से आप अप्रूवल लोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो कैसे 5000 सीवीजी प्लांट बन पाएंगे 2023 तक? 2023 तो निकल गई, बन ही नहीं पाए, ठीक है। तो पहला चैलेंज क्या है, गवर्नेंस रिलेटेड इशू, मतलब टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी की बॉडी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको इंप्लीमेंट कर पाए। दूसरा क्या है, मल्टीपल रेगुलेटरी अप्रूवल, बहुत जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है तो इससे प्राइवेट सेक्टर बहुत घबराता है और इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लग पाता है। तीसरी चीज क्या है, डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट। क्या होता है, बीच बीच में जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है वो डिसकंटिन्यू कर दी जाती है। उससे क्या होता है, एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो प्रोजेक्ट पुराना हो जाता है, जब प्रोजेक्ट पुराना हो जाता है तो उसे फिर से रिन्यू करना पड़ता है। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग ऑयल पीएसयू इन सेटिंग अप सीबीजी। अब आपको पता है जब पेट्रोलियम सेक्टर में इतना पैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा हमने मनी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखी है, तो कोई सीबीजी के प्लांट क्यों लगाएगा भाई, इसकी डिमांड भी कम है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि रेजिड्यू की सप्लाई भी कम है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ऑयल की पीएसयू है वो सीबीजी के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो टाइम तक पहुंचना चाहिए। जब वो टाइम पर पहुंचेगी तो उससे क्या होगा, सीबीजी के प्रोजेक्ट लग पाएंगे और ऑयल की पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन होता है फाइनेंसेस। दूसरी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अनरेगुलेटेड बायोमास सप्लाई। मैंने आपको बताया कि कैसे गन्ने की खेती में जो रेजिड्यू है वो रेगुलर नहीं रहता है। एग्रीकल्चर का रेजिड्यू 30 से 40 दिन रहता है, उसे गैदर कर लेते हैं। और अनप्रिडिक्टेबल फीड स्टॉक प्राइजेज, और फीड स्टॉक प्राइजेज अनप्रिडिक्टेबल है। भाई किस चीज़ का कितनी डिमांड बढ़ जाए आपको नहीं देना चाहता। अब मान लो गांव में रेजिड्यू है, लोग भुस में यूज़ कर लेते हैं, उसका भुस बना लेते हैं। अब शायद आपको भुस का नहीं पता हो, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेजिड्यू बचता है धान वगैरह से, तो उसका ऐसे छोटे छोटे पार्ट बनाकर घर में रख लिया जाता है, तो उसको चारे की तरह यूज़ किया जाता है, तो उसमें यूज़ कर लिया जाता है। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक एक चीज़ अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको सीबीजी से रिलेटेड कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनएफिशिएंट ऑफ सेग्रीगेशन सोर्स, मतलब जो सेग्रीगेशन के सोर्सेज हैं वो इनएफिशिएंट है, कहीं पर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कहीं फीड स्टॉक कंटेमिनेटेड है, कहीं बायोगैस का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है तो वहाँ पर रेजिड्यू नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस क्या है, डिफरेंशियल टैक्स स्ट्रक्चर। क्या होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए या अदर चीज़ों के लिए हर स्टेट में अलग टैक्स स्ट्रक्चर होता है, और इस टैक्स स्ट्रक्चर को कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। अब इस सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से कि रेजिड्यू टाइम पर नहीं मिल पाता, तो वन ऑफ द मेन चैलेंज क्या आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस। मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। देखो क्या लिखा है, नो बायर फॉर फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। अब भाई हमने ऑर्गेनिक मैन्योर की बात की थी कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खेती में इसे यूज हो सकता है, मगर भाई खेती में एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी डिमांड ही नहीं कर रहा है। भाई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई भी नया प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसका रिस्क क्यों लेगा। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपना
गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने रिसोर्सेज खर्च करना पड़ते हैं, ठीक है। लैक ऑफ बायो सीएनजी कंज्यूमर इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया में बायो सीएनजी के कंज्यूमर बहुत कम है, सभी मोटरसाइकिल पेट्रोल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल का यूज़ होता है, इंजन में डीजल का यूज़ होता है, तो इसलिए उस पर डिपेंडेंट है। आगे क्या लिखा है, सीबीजी प्रोजेक्ट नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट डिजायर रेट, डिजायर रेट से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 2023 में अब तक 40 सीबीजी प्लांट बनाए गए। तो इस तरह के ये चैलेंजेस थे। हमने चैलेंजेस में क्या क्या देखा, गवर्नेंट रिलेटेड इशू देखे, मल्टीपल रेगुलेटरी मैकेनिज्म देखा, discontinuation of central finances, lack of interest among oil PSU in setting CBG, unregulated biomass supply chain, inefficient resource सेग्रीगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैलेंजेस, इस तरह के हमें चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। मार्केट के बारे में देखा कि किस तरह से मार्केट जो है वो डिपेंडेंट नहीं है ऑर्गेनिक मैन्योर पर, ये सब चीज़ें हमने देखी। और लैक ऑफ बायो सीएनजी कंज्यूमर को भी हमने रूरल एरिया में देखा। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मिनिस्ट्री के बीच, डिपार्टमेंट के बीच एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, एक कमेटी कन्वीन करना चाहिए नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, और वो कमेटी जो है वो टाइम टाइम पर अपना संज्ञान ले, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम पे फाइनेंशियल असिस्टेंट देना चाहिए जिससे प्रोजेक्ट इजीली इंप्लीमेंट हो सके, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट ले सके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए, जितने ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप होंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अच्छे से हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर लेंगे उतनी इजीली हम क्रेडिट लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे, और वो जल्द से जल्द सीबीजी के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट स्टेबलाइज कर सकेंगे। प्रोवाइड करना चाहिए फिजिकल सपोर्ट पाइपलाइन के लिए, गांव-गांव में पाइपलाइन जा सके, गांव-गांव में चीज़ें डेवलप हो सके, इसलिए वहां पर फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नेंस रिफॉर्म लाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि टेक्निकल डेवलपमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एआई का यूज़ होना चाहिए। सिंप्लीफाई एंड डिजिटाइज रेगुलेटरी, रेगुलेटरी के लिए क्या करना चाहिए भाई, डिजिटल इंडिया है, हर चीज़ डिजिटली हो रही है, तो आप हर चीज़ को डिजिटली कर दो ना, वन वे। मतलब आपने एक जगह एक अप्रूवल, कंपनी ने ऐसे एक अप्रूवल बनाया और एक मिनिस्ट्री को डाल दिया, अब इस मिनिस्ट्री ने सारी जगह से अप्रूवल ले लिया, दैट इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। डिजिटल रेगुलेटरी नॉर्म बहुत सिंप्लीफाई होना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडी की कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए। देखो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि उनको रिसोर्सेज दिया जाना चाहिए, टेक्निकल एडवांसमेंट देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेग्रीगेशन हो सके, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन रेगुलेटिंग एक्सपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर बायोमास, अब एग्रीकल्चर का जो बायोमास है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें एक्सपोर्ट करने से। अब जब आप उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास मिलेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, किसमें, हमारे सीबीजी प्लांट में। टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, एआई से बेस्ड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, फीड स्टॉक इजीली मिलना चाहिए, और डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। देखो क्या क्या मैंने रिफॉर्म बताया, आप जान लो एक बार। पहला, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली सीबीजी के लिए बनाना चाहिए, बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, और क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी देना चाहिए, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट करना चाहिए पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गवर्नेंस रिफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड डिजिटलाइज रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए अर्बन लोकल बॉडी का, ताकि इजीली सेग्रीगेशन हो सके, और एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव चलाए हैं सीबीजी को प्रमोट करने के लिए। पहला इनिशिएटिव है इंटीग्रेशन ऑफ बायो सीएनजी एज अ फ्यूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपको ये याद होना चाहिए, आप इसे मेंस में यूज कर सकते हैं, पढ़ेंगे याद हो जाएगा, रटने की कोशिश मत कीजिए। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, मैंने शुरू में ही बताई थी, ये बायोफ्यूल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये सीबीजी के प्रोडक्शन में और अदर बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट। गोवर्धन स्कीम विलेज लेवल पर चलाई गई ताकि जो कैटल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे ईजिली सेग्रीगेट किया जा सके, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ सीबीजी प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज करके उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग
स्कीम में अप्लाई करना चाहिए। देखो आरबीआई क्या करती है, कुछ सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए उसे प्रायोरिटी सेक्टर में डाल देती है। जैसे एग्रीकल्चर में कुछ सेक्टर होते हैं, एमएसएमई में कुछ सेक्टर होते हैं, तो इसे प्रायोरिटी सेक्टर में डाल देना चाहिए ताकि ईजिली क्रेडिट प्रोवाइड हो सके, कोलेटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड हो सके, जिससे से ज़्यादा आपका डेवलपमेंट हो। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर फॉर फर्मेंटेशन ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब फर्टिलाइजर को कंट्रोल करना चाहिए और जिससे ऑर्गेनिक मैन्योर का मार्केट बढ़े। देखो फर्टिलाइजर आज हम जो एलोपैथिक टाइप और जो मार्केट बेस्ड फॉरेन फर्टिलाइजर हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब राइटर का कहना है कि फर्टिलाइजर का यूज़ कम कीजिए आप, और ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम डेवलप कर रहे हैं रेसिड्यू से, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। और नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको यूज़ करके कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कोई दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पूरा का पूरा आर्टिकल मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट प्लीज जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।